फर्स्ट अपना शुरू होता है इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग। अब रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या होगी? सबसे पहले हम देखेंगे कि इकोनॉमिक रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सोशल रोल एंड पॉलिटिकल रोल। इस तरह से होता है इकोनॉमिक रोल, तो ये हो गया कि इंडस्ट्री वगैरह बना रहे हैं, किसी रोड पर इंडस्ट्री वगैरह, किसी एरिया में इंडस्ट्री बना रहे हैं, तो गुड सप्लाई होगी, क्वालिटी चाहिए हमें, यूटिलिटी का मीन्स यही हो गया कि हम क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं कि हमारा रोड वगैरह सही है, सारी चीज़ें सही है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, तो फैक्ट्री ग्रो अच्छी होगी। अब ये होता है कि सिर्फ दिल्ली में ज़्यादा माल सप्लाई होता है अपने यहाँ से, मार्केट भी बड़ा है दिल्ली में, तो इसी वजह से क्या होता है कि हम एनसीआर के एरिया में रहते हैं, जो दिल्ली एनसीआर वाला एरिया है पूरा, जैसे अपना ये अपना अलीगढ़, आगरा, मथुरा, या फिर उधर चले जाते हैं हरियाणा वाला पार्ट, सबसे ज़्यादा फैक्ट्री वगैरह वहीं है, इंडस्ट्री कंप्लीट वहीं है। टाइम भी बचता है, जगह भी इम्पोर्टेंट होती है, चीज़ों की क्वालिटी किस तरह की हो रही है, सामान बनती है, सारे इकोनॉमिक रोल के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद है सोशल रोल। सोशल रोल से भी ये होता है कि अब अपना देख लो कि जेवर पे एयरपोर्ट बन रहा है, अपना एक्सप्रेस वे बन गया, ये रोड पहले 4 लेन था अपना, अब 6 लेन हो चुका है। उधर जीटी रोड जो था पहले वो सिंगल रोड था अपना, अब वो भी 4 लेन हो चुका है, सारे रोड 4 लेन हो रहे हैं। तो इससे फर्क पड़ता है कि हम दिल्ली एनसीआर के पास रहते हैं, तो इस वजह से सोशल रोल यहाँ डिपेंड करता है चीज़ों पर कि लोगों का अर्बन सेंटर, अर्बन में मीन्स होता है कि शहरी क्षेत्र कितना, ज़्यादा शहर होंगे तो ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी, ज़्यादा अच्छे प्लान बनाने पड़ेंगे। फिर पॉलिटिकल रोल होता है, एक बार मैंने क्लास में बताया भी था कि कई बार क्या होता है, जैसे अपने यहाँ कोई नेता है, ठीक है, कोई भी नेता हो तो मंत्री वगैरह है वो किसी एरिया में, तो वहाँ क्या होता है कि हमने रोड बना के प्लान वगैरह पूरा बना, तुमने बना के दे दिया ई को, ई से चला गया IAS के पास, तुम्हारे डिपार्टमेंट के हेड के पास चला गया, वो जाएगा मंत्री या CM के या PM के पास, वो जाके बोलेगा कि सर ये हमने प्लान बनाया है, ऐसे ऐसे हाईवे यहाँ जरूरत है। अब वहाँ क्या होता है कि कोई मंत्री बीच में आता है कि नहीं, मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हूँ या मैं उस डिपार्टमेंट का मिनिस्टर हूँ, मेरा यहाँ गाँव पड़ता है, मेरे गाँव के पास से होकर हाईवे निकलना चाहिए। तो वहाँ क्या होता है, पॉलिटिकल रोल आ जाता है बीच में कि हमारे गांव के पास से रोड निकले, क्योंकि मैंने लोगों से वोट लिए हैं, मैंने लोगों से वादे किए हैं कि हमारे पास रोड निकलेगा घर के पास। तो वहाँ चीज़ हो जाती है कि पूरा प्लान हमने बनाया, पर हुआ क्या कि उसमें मिनिस्टर ने आके सारी चीज़ें चेंज कर दी कि नहीं मेरे पास तो निकाला, तो पॉलिटिकल रोल ट्रांसपोर्टेशन में जब आ जाता है। एनवायरमेंटल रोल ऑफ ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, एनवायरमेंट का क्या रोल होता है इसका। अब सेफ्टी, जैसे कि नॉर्मली जब बड़े प्लान बनाते हैं, जैसे DFCC कॉरिडोर चल रहा है, डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर ऑफ इंडिया, ठीक है, वो अपना कॉरिडोर बना रहे हैं रेलवे लाइन का, जिस पर हमारी गुड्स ट्रेन चलेंगी, मालगाड़ी केवल चलेंगी। तो वहाँ क्या होता है कि एक तो सबसे पहले चीज आ गई अपनी सेफ्टी, कि जब सेफ्टी देंगे, अभी मान के चलो कि 3 लाइन चल रही है, मुझे अपने मथुरा से दिल्ली जो लाइन चलती है उसमें भी 3 लाइन चलती है रेलवे की ट्रैक की। तो 3 लाइन पे क्या होता है कि हम भी जाते हैं, गाय भैंस हो गए, जानवर हो गए और चीज़ें, तो लोग क्रॉस करते हैं। तुमने देखा होगा कई बार कि लोग क्रॉस करते रहते हैं, इससे बोलते हैं ना कि जो अपने लोकल लैंग्वेज में आती है कि मानव रहित क्रॉसिंग, जिस पे गार्ड नहीं होता क्रॉसिंग पे, वहाँ के लोग क्रॉस करते हैं तो टेम्पो उड़ गए, ट्रैक्टर उड़ गए, कई सारी चीज़ टक्कर हो जाती है, लोग मर जाते हैं। तो सेफ्टी इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो चीज़ें पूरी, इसके लिए हमें बैरिकेडिंग करनी पड़ेगी दोनों तरफ। बैरिकेडिंग से मीन्स ये है तो कोई वॉल बनाओ या फिर तार वगैरह खींचे जाए, सेफ्टी वहाँ हो जाती है। फिर एयर पॉल्यूशन, अब क्या होता है कि हमारी डीजल से गाड़ियाँ चलती हैं तो डीजल इंजन बहुत धुआं देता है। अभी नॉर्मल क्या हो रहा है इंडिया में, एमिशन 6 आ गया जिसे बोलते हैं BS6, कि BS6 की गाड़ियाँ ही बनेंगी, BS6 की गाड़ियाँ ही चलेंगी। BS4 BS3 वो गाड़ियाँ बंद हो गई हैं, बिकनी भी बंद हो गई हैं, और कुछ टाइम बाद ना रोड पर भी बंद कर दिया जाएगा। तो एयर पॉल्यूशन, डीजल आप देखो, तुमने देखा होगा तो हाइब्रिड कार्स का आ रहा है। तो हाइब्रिड कार में इस तरह से चीजें होंगी कि जैसे मारुति की सुजुकी तुम्हारी स्विफ्ट सबसे ज्यादा बिकती है इंडिया में। तो स्विफ्ट में क्या होता है, हाइब्रिड कार आ रही है, मतलब आधी तो बैटरी से चलेगी, बैटरी का ऑप्शन भी होगा उसमें। लिथियम आयन बैटरी जो हमारे मोबाइल में होती है ना, उसी का बड़ा साइज बना के, बड़ी बैटरी बना के उसमें फिट किया जाएगा। उसमें क्या होता है कि फिर पेट्रोल की जब जैसे जरूरत है तो पेट्रोल से चल जाएगी, और
इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल सकती है, बैटरी पे भी चल सकती है, तो उससे उसका एयर पोल्यूशन भी कम होगा। और नॉइज पोल्यूशन को देखा जाएगा तो प्लेन में भी यही है, इंजन तुम्हारा नया है, उसके BS6 में इंजन है या फिर रिफाइंड इंजन से बोलते हैं, रिफाइंड इंजन है तो उसकी आवाज़ भी कम होती है। जिनमें नॉर्मली सबसे बड़ा एग्जाम यही है कि लोग बुलेट खरीदते हैं, तुमने देखा होगा रॉयल इनफील्ड खरीदते हैं, तो रॉयल इनफील्ड में क्या होता है कि आवाज़ ज़्यादा करती है, इसीलिए लोग खरीद। अब तुम देखते हो जो नई बाइक खरीदती है वो बुलेट इतनी आवाज़ नहीं करती, तो लोग आवाज़ के लिए क्या करते हैं, उसका साइलेंसर चेंज कराते हैं। तो यही है कि गवर्नमेंट तो एयर पोल्यूशन कम करने के लिए, नॉइज पोल्यूशन कम करने के लिए चीज़ें कर रही है। पहले ट्रक वगैरह के इंजन, ट्रैक्टर वगैरह के इंजन बहुत तेज आवाज़ करते थे, अब क्या है वो आवाज़ बहुत कम करने लगे। एयर पोल्यूशन में भी यही है कि जब ज़्यादा चीज़ें नहीं होंगी, जब ज़्यादा हमारा इंजन अच्छा होगा तो वो उतना ही कम स्मोक मतलब धुआं कम छोड़ेगा, ठीक है। एनर्जी कंजप्शन उसका ये होता है कि जब हम गाड़ी चला रहे हैं तो हमारी पहले नॉर्मली गाड़ी एवरेज कम देती थी, चाहे 4 व्हीलर हो चाहे 2 व्हीलर हो। अब जो नई गाड़ी आती है उनका एवरेज भी अच्छा होता जा रहा है, तो ये कि एनर्जी का जो है यूज कंज्यूम वो कम करती है गाड़ी। अदर इम्पैक्ट्स में तो लैंड यूज, एसिडिक्स ऑफ रीजन, इकोलोकेशन ऑफ रीजन, वो सारी चीज़ें आती हैं। जैसे नॉर्मल देखो कि अपने आसपास के जो है मथुरा या वृंदावन के हम देखते हैं, आजकल हाईवे के किनारे कॉलोनियाँ बहुत बढ़ गई हैं। पहले लोग सिटी के अंदर ही रहते थे, विलेज के अंदर ही रहते थे, पर अब क्या होता है कि हाईवे के किनारे लोग घर लेते हैं, तो उस हिसाब से होता है कि रिलोकेशन हो जाती है लोगों की, रहने के घर वगैरह चेंज होते हैं इन चीज़ों से बनने हैं, ठीक है। फिर जगह अगर कोई खाली पड़ी है तो वो भी यूज में आ जाती है। नॉइज पोल्यूशन का एक और ये होता है कि जब भी तुम ट्रेन के किनारे देखोगे या रेल, हम जैसे नॉर्मल हाईवे वगैरह देखते हैं, तो हाईवे में तुमने देखा होगा कि बीच के डिवाइडर पे पेड़ जरूर लगाते हैं, ठीक है। तो पेड़ इसलिए भी होता है कि एक तो जब दोनों तरफ से रात में तुम गाड़ी हाईवे पे चलाओगे तो सामने से भी गाड़ी आ रही है तो उसकी लाइट तुम्हारी आंखों पे ना आए, एक तो वो डिवाइडर का काम करते हैं पेड़। दूसरा ये होता है कि आवाज़, नॉइज पोल्यूशन, नॉइज को भी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। और एयर भी पॉल्यूट रहती है कि जो धुआं वगैरह निकलता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पेड़ वगैरह, तो इस वजह से क्या है पेड़ भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। उसके बाद होता है स्कोप ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। स्कोप क्या है ट्रांसपोर्टेशन का? तो डेवलपमेंट में जा सकते हो, प्लानिंग में जा सकते हो, लोकेशन में जा सकते हो, ठीक है। उसके बाद हाईवे डिजाइन होती है, उसकी जियोमेट्रिक, उसका स्ट्रक्चर डिजाइन होता है, फिर ट्रैफिक परफॉर्मेंस और उसका कंट्रोल भी होता है। पहले तो उन्होंने रोड को डेवलप किया, बना, प्लानिंग करी, उसकी लोकेशन डिसाइड की, तो सर्वे वाले लोकेशन में चले गए, प्लानिंग वालों ने प्लान किया और डेवलपमेंट वालों ने बनाया, ठीक है। फिर उसका हाईवे डिजाइनर चाहिए, तुम्हें जियोमेट्रिक चाहिए, उसका स्ट्रक्चर पार्ट जो होगा कि यहाँ ब्रिज बनेगा, ये यहाँ वो बनेगा, सारी चीज़ें आएंगी। फिर ट्रैफिक की परफॉर्मेंस निकालेंगे, उसका कंट्रोल बनाएंगे। कंट्रोल से मीन्स ये होता है इसमें इलेक्ट्रिसिटी, यानी तुम्हारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएंगे, तो जैसे रेड लाइट वगैरह लगती है, कैमरे वगैरह लगते हैं, ये तो ये होता है कि हम तो लगा नहीं सकते कैमरे और लाइट वगैरह होंगे, तो ये काम करेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। फिर मटेरियल आएगा, तो मटेरियल वाले कंस्ट्रक्शन की मेंटेनेंस की टीम होगी। फिर इकोनॉमिक्स और फाइनेंस और एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग बैठेंगे। अब ऐसा तो होता नहीं है क्लर्क का काम भी सिविल इंजीनियर करेगा, क्लर्क के लिए तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन MBA BBA वाले चाहिए, फाइनेंस के लिए तुम्हें CA वगैरह चाहिए, अपनी सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए कि हमने इतना पैसा यहाँ खर्च किया, इतनी चीज़ें वहाँ से खरीदी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं ट्रांसपोर्टेशन में, ये इसका स्कोप होता है, यहाँ जॉब होती है। तो देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रोड्स इन इंडिया, इस दिन भी मैंने बताया था थोड़ा सा, अब पूरा डिटेल में देख लेते हैं। एंशिएंट सिविलाइजेशन में क्या होता है कि प्राचीन सभ्यताओं, तो प्राचीन सभ्यताओं में इंडिया में रोड 2500 से 3500 ईसा पूर्व से बोलते हैं, बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व होता है जो ईसा मसीह है उनसे भी पूर्व, 2500 से 3500 ईसा पूर्व से ही रोड बनने स्टार्ट हो गए थे। रोड मतलब ये था कि कच्चे रोड। अभी जो सबसे पहला हाईवे इंडिया में बनाते हैं वो GT रोड ही होता है, शेरशाह ने बनवाया था, कोलकाता से लेके हमारा लाहौर तक, ठीक है। अब बस इसे इतना बोल देते हैं कि लाहौर तो पाकिस्तान में चला गया, तो वो अपनी अमृतसर, जिसे बोलते हैं बाघा बॉर्डर तक है वो इंडिया में, पर जाता अपनी लाहौर तक, ठीक है। फिर मौर्य जब आए, चंद्रगुप्त मौर्य वगैरह, उन्होंने रोड बनाए, कौटिल्य ने रोड बनवाए सारे। देखो ये रहा मौर्य ने पेयर, कौटिल्य ने बुक लिखी थी अर्थशास्त्र, ठीक है। तो अर्थशास्त्र की बुक में भी दे रखी है कि ट्रैफिक के रेगुलेशन,
डेप्थ ऑफ रोड की कितनी डेप्थ होनी चाहिए रोड की, क्या क्या उसमें, जैसे अपने आप नॉर्मली होता है कि एक साइड में एक आदमी चलेगा, रोड ऐसे क्रॉस नहीं करोगे, तो सारी चीज़ें उन्होंने बनाई थी। ठीक है, तो मुगल टाइम में आया कि नॉर्थ वेस्ट और ईस्टर्न एरिया में उन्होंने रोड बनाए। फिर ब्रिटिश आए तो ब्रिटिश में ये रहा जो ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड, नॉर्थ से साउथ को कनेक्ट करता है। फिर नेगलेक्ट द रोड सिस्टम इन इंडिया। मिलिट्री सबसे ज़्यादा तो मिलिट्री के लिए बनाए उन्होंने, क्योंकि उनका ये होता था कि मिलिट्री, नॉर्मली हमारे यहाँ क्या होता है कि मिलिट्री सप्लाई करती है चीज़ें। जैसे मथुरा में कैंट है, दिल्ली में कैंट है, जम्मू में कैंट है, पठानकोट में कैंट है, तो इनका क्या होता है कि हथियार भी सप्लाई करने में आर्म्स, और उसमें ट्रक वगैरह सारी, इसमें टैंक वगैरह तुमने देखा हो कि रखे जाते हैं, या आर्मी की ट्रेनिंग मिलती है इसमें, फिर इसमें सफाई भी जाते हैं, तो उसके लिए बनाए। फिर उन्होंने 1853 में पब्लिक के लिए भी बनाने शुरू किया। फीडर रोड का मीन्स होता है कि सामान इधर से उधर पहुँचाते हैं रेलवे का। फीडर रोड का मीन्स होता है जो ट्रैक बने। उसके बाद देखते हैं क्रॉस सेक्शन। जो पहले रोड बने थे उनका क्या क्रॉस सेक्शन होता था। ठीक है, तो पहले आया टेलफोर्ड। टेलफोर्ड एक साइंटिस्ट था, उसने अपना बनाया पेमेंट मीन्स होता है रोड की जो लेयर होती है अंदर वाली। तो उसने क्या करा कि नीचे फ्लैट सब ग्रेड रेडी करे, छोटे छोटे पत्थरों को रखना शुरू किया, पत्थरों को रखना शुरू करा, फिर थोड़े बड़े 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 उसी तरह से पत्थर अरेंज किए। ठीक है, तो पहले नॉर्मली हमने भी देखा होगा पत्थर वाले रोड, पहले पत्थर ही बिछा के रोड बनाए थे। फिर आया मैकडम एक साइंटिस्ट, उसने अपना रोड बनाया। उसने क्या है, एक के ऊपर एक लेयर रखी। ठीक है, एक के ऊपर एक लेयर, टू लेयर ईच 100 mm थिक। 100 mm हो गया तुम्हारा 10 सेंटीमीटर की, 10 सेंटीमीटर की पत्थरों की, 10 सेंटीमीटर पत्थरों की उसने एक लेयर बनाई। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर की एक और लेयर बनाई, मतलब 2 लेयर बनाई और उन्हें टेढ़ा रखा स्लोप में। एक के ऊपर एक सीधा नहीं रखा, टेढ़ा रखा उन्हें। तो ये 2 तरह के पेमेंट पहले थे, टेलफोर्ड और मैकडम। उसके बाद 1927 में आई जैकार कमेटी। जैकार कमेटी क्या है, 1927 में आई। उसने बोला कि सारे रोड वगैरह के लिए, जैसे आप बोलते हैं ना कि इंडियन रोड कांग्रेस है या नेशनल हाईवे कमेटी है, या इसे बोलते हैं तुम्हारा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सारे नेशनल हाईवे हमारे देखती है, स्टेट हाईवे देखती है, टैक्सी वगैरह लेती है उनको। तो सबसे पहले जैकार कमेटी बनाई गवर्नमेंट ने 1927 में, 1927 में, कि किस तरह से रोड बनेंगे और किस तरह से चीजें हमें करनी है। तो इसमें देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट टू टेक द प्रॉपर चार्ज फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट। छोटे छोटे राज्य थे। अब जैसे अपने आप देखे जाए तो इंडिया में 29 है अपने स्टेट, उसमें यही होता है कि यूपी है, MP है, दिल्ली है, राजस्थान है, हरियाणा है। तो उन सारे छोटे छोटे राज्यों से चार्ज ले लिया कि तुम रोड नहीं देखोगे, नेशनल हाईवे हम सारे रोड देखेंगे। तो उन्होंने क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ले ली सारी चीज़ें। फिर सेकंड देखो, गेव मोर स्ट्रेस ऑन लॉन्ग टर्म प्लानिंग प्रोग्राम। फिर 20 ईयर प्लान लाए, जो मैं बता रहा था लास्ट क्लास में कि 20 ईयर प्लान लेके आए कि 20 साल के लिए किस तरह से हमें चीज़ें करनी है। ये अगले 20 साल की हम प्लानिंग कर लेंगे आज बैठ के कि 20 साल में इतने सारे नेशनल हाईवे बनाने, इतने स्टेट हाईवे, इतने विलेज रोड, इतने डिस्ट्रिक्ट रोड। ठीक है, उसके बाद आया इंडियन रोड कांग्रेस। ठीक है, एक उन्होंने छोटी अपनी कमेटी बनाई जिसमें साइंटिस्ट वगैरह थे कि तुम सारी प्लानिंग वगैरह करो, जिसे हम बोलते हैं IRC, इंडियन रोड कांग्रेस की 1934, 1934 में स्टेबलाइज हुई। उसके बाद देखो द कमेटी सजेस्टेड इम्पोजिशन ऑफ एडिशनल टैक्सेशन ऑन मोटर ट्रांसपोर्ट विच इंक्लूड ड्यूटी ऑन मोटर स्पीड, व्हीकल टैक्सेशन, लाइसेंस फीस फॉर व्हीकल फ्लाइंग ऑफ फॉर हायर कॉल्ड सेंट्रल रोड फंड। ठीक है, ये होता CRF, सेंट्रल रोड फंड। 1929 में ये लाए। जैसे हमारी गाड़ी हम खरीदते हैं, तो गाड़ी तो हम खरीद लेते हैं। गाड़ी खरीदने के बाद क्या होता है, उसका रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता। तो नॉर्मली रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, उसकी सारी चीज़ें। तो ये हो गया एक तो हमारा रजिस्ट्रेशन चार्ज। अगर लाइसेंस नहीं है तो लाइसेंस बनाना पड़ेगा, उसके लिए चार्ज देना पड़ेगा। फिर हमारा रोड टैक्स आ जाता है। रोड टैक्स के बाद मोटर स्पीड का मीन्स होता है कि जो तेल डलता है गाड़ी में, तो स्पीड है अपनी, जैसे डीजल डलेगा या पेट्रोल डले या CNG डले, तो उन सब चीज़ों पर टैक्स लगा दिया गवर्नमेंट। अब उसको सर्च करने के लिए अब जैसे सारी चीज़ें हो गई। अब ये होता है कि पहले बनते थे
अपने नॉर्मल हमारे पत्थर के रोड बने, फिर उसके बाद जो अपने बोलते हैं कि डाबर के रोड बने, अब कंक्रीट के रोड बनने लगे। या कुछ टाइम बाद देखोगे तो अपनी प्लास्टिक फाइबर के रोड अभी बनते हैं। प्लास्टिक फाइबर से नीचे होता है, प्लास्टिक का भी यूज करने लगे हैं, जो अपनी जैसे पत्थर जो होते हैं एग्रीगेट जिसे बोलते हैं, एग्रीगेट के ऊपर एक लेयर बनाते हैं, यानी प्लास्टिक को पिघला के मिक्स कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब बारिश पड़ती है तो हमारा डाबर वाला रोड तुरंत टूट जाता है। उसे बचाने के लिए कि प्लास्टिक फोम देने के लिए हम उसके ऊपर क्या है कि एक लेयर प्लास्टिक की बना देते हैं कि वाटर का इस पर इफेक्ट नहीं होता। इससे बोलते हैं प्लास्टिक रोड। प्लास्टिक रोड का काफी टाइम से इंडिया में चल रहा है, बैंगलोर वगैरह में बन भी चुका है। तो सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट दिल्ली में भी है, बैंगलोर में भी है, देहरादून में भी है। ये रिसर्च करते रहते हैं कि हमें किस तरह का रोड होना चाहिए, किस तरह की चीजें हम अप्लाई करें कि और अच्छे रोड बने। तो 1950 में ये बना। अब ये सारे क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि CRRI कब हुआ, क्या होता है इसका, इंडियन रोड कांग्रेस कौन से ईयर में स्टेबलाइज हुई, जैका कमेटी कौन सी ईयर में स्टेबलाइज हुई, सेंट्रल रोड फंड किस ईयर में आया। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए। फिर देखो सेंट्रल रोड फंड 1929 में आया। ठीक है, इसमें एक्स्ट्रा लेवी ऑफ 2.6 पैसा पर लीटर। अभी क्या है कि पहले 1 रुपए की वैल्यू बहुत होती थी। ठीक है, पैसे में चीजें आ जाती थी, तो उन्होंने लगाया पहले पेट्रोल पर कि 2.64 पैसे पर लीटर का टैक्स लगाएंगे। 20% जाएगा सेंट्रल के लिए, 80% जाएगा स्टेट और डेवलपमेंट के लिए। अब इस तरह से देखते हैं आज भी इंडिया में क्या होता है कि जो अपना दिल्ली में कैपिटल रीजन आता है, जैसे अपना पार्लियामेंट हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, या फिर तुम्हारा इंडिया गेट, ये वाला जो पूरा एरिया है, पूरे इंडिया का जितना रोड टैक्स आता है, करोड़ों अरबों रुपए में जो पैसा आता है, उसका 20% केवल उस एरिया पर खर्च होता है। कभी भी वहाँ जाके देखोगे तो तुम्हें सिंगल कोई रोड कहीं कहीं टूटा नहीं दिखाई देगा। सारे पार्क वगैरह सारी चीज मेंटेन 20% तो सेंट्रल अपने पास रखती है उस एरिया के लिए, 80% को अलॉट करती है डेवलपमेंट। बाकी देश में 80% लगेगा, केवल 20% सेंट्रल अपने पास कैपिटल रीजन में लेगा। अब क्या है कि अब देखते हैं कि 2 रुपये लीटर आ गया है। 2 रुपये लीटर हाउस वाले रखते हैं, हाउस टैक्स वाले। ठीक है, SSG डिपार्टमेंट। उसके बाद मोटर व्हीकल एक्ट आया 1939 में। इसमें क्या है, कंट्रोल ऑफ ड्राइवर, जैसे अपने यहाँ होता है कि 18 से कम वाले के लाइसेंस नहीं बनेगा। व्हीकल ओनरशिप आई कि जिसकी गाड़ी है उसी के नाम पर रजिस्टर होगी, अगर कोई उसे खरीदता है दूसरा तो उसे भी अपने नाम पर ट्रांसफर करानी पड़ेगी। तो व्हीकल ऑपरेशन ऑन रोड एंड ट्रैफिक सिस्टम साइज है कि इस लेन में, जैसे अब देखा जाए तो 3 लेन का जो हाईवे होता है, इस तरह से 3 लेन होती है, तो सबसे डिवाइडर के पास वाली लेन होती है फास्ट लेन। ठीक है, उसमें ये होता है कि कभी भी देखोगे तो ट्रक बस वगैरह बीच वाली लाइन में चलती है, उस लाइन को छोड़ दिया जाता है। उसमें होता है कि अगर किसी को स्पीड में जाता है, ज़्यादा स्पीड में जाना चाहता है तो फास्ट लेन में जाएगा। सेकंड लाइन जो है बीच वाली लाइन, उसमें ये होता है कि ट्रक बस वगैरह जिन्हें अपना नॉर्मली चेंज नहीं करनी है, कॉन्स्टेंट स्पीड में, एक जैसी स्पीड में उन्हें चलता रहना उसमें। बाकी नॉर्मल ट्रक वगैरह, टेम्पू वगैरह है, ट्रैक्टर वगैरह, वो साइड में चलते हैं, जिन्हें कहीं भी रुकना है, कहीं भी कट वगैरह पे मुड़ना। ठीक है, फिर 1988 में मोटर व्हीकल एक्ट चेंज होते रहते हैं। सीधी सी बात है कि हर 10-15 साल, जैसे 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होती है, तो वो चाहते हैं कि थोड़ा और चेंज कर दिया जाए और सुधार कर दिए जाए चीज़ों में। तो उसी के लिए कहते हैं वो बार बार रिवाइज होते रहते हैं कि मोटर व्हीकल एक्ट में ये चीज़ें थी, अब इसमें ये और ऐड कर देना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गई है, हाईवे ज़्यादा बढ़ गए हैं, लोगों के एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं, तो ये चीज़ें चेंज कर दी। नेशनल हाईवे एक्ट आया 1966 में। ठीक है, तो उसकी पावर दे रखी है। उन्होंने क्या किया, डिक्लेयर सिलेक्टेड हाईवे एज नेशनल हाईवे। तो 1956 से पहले कोई भी नेशनल हाईवे नहीं था, तो उन्होंने क्या किया कि चूज किए कि कौन कौन से रोड को हम, जो स्टेट हाईवे है, उन्हें नेशनल हाईवे बना सकते हैं। जैसे 2 स्टेट या 3 स्टेट में कोई क्रॉस हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उस स्टेट हाईवे को नेशनल हाईवे नाम दे दिया।
ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि और सर्वे करने शुरू करे, टू एंटर इनटू एनी लैंड फॉर सर्वे, और सर्वे करने स्टार्ट किए कि हम कहाँ का रोड बना सकते हैं, कौन कौन सी जगह हम देख सकते हैं, और नए रोड के लिए सर्वे करें। तो टू एक्वायर लैंड एंड टेक पोजीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल हाईवे। अब देखा था तो मैं ध्यान हो तो जब ये नेशनल हाईवे यमुना एक्सप्रेस वे बना तो लोगों ने इसके लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। तो उसमें यही होता है कि वो पोजीशन करते हैं, लोगों को ले लेते हैं, लोगों की ज़मीन, उन्हें पैसे दिए जाते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़मीन को एक्वायर कर लेते हैं, उस पर कब्जा करते हैं और हाईवे बनाया जाता है। तो ये नेशनल हाईवे एक्ट में हमें पावर मिली कि अगर आप किसी भी जगह से चाहते हैं तो वहाँ से अपना रोड निकाल सकते हैं और ज़मीन ले सकते हैं। ये पावर नेशनल हाईवे एक्ट में दी गई है। तो 1988 में ये भी रिवाइज हुआ। फिर NHAI जो बता रहा था, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसे फरवरी 1995 में लाया गया इंडिया में। ये अथॉरिटी ऑफ नेशनल हाईवे को देखती है, तो सारे टैक्सेस वगैरह होते हैं। अभी जैसे तुम दिल्ली मुंबई हाईवे पे जाओगे तो दिल्ली मुंबई हाईवे को जेपी ग्रुप वाले ने बना दिया, जैसे ये अपना एक्सप्रेस वे भी जेपी ग्रुप ने बनाया है। तो वो क्या करते हैं कि गवर्नमेंट क्या होती है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को कॉन्ट्रैक्ट देती है रोड बनाने का, और उसको बोल देती है कि हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, तुम रोड बनाओ और 20 साल के लिए तुम्हें टोल टैक्स दे दिया जाएगा। 20 साल के लिए आप इतनी जगह अपना टोल टैक्स बना सकते हैं, और टोल टैक्स से जितना भी पैसा होगा आप अपना करता रहिए। तो ऐसे ही अब दिल्ली मुंबई हाईवे पे, क्योंकि दिल्ली और मुंबई में अपना कॉरिडोर तो भाई ये सारा गुड्स वगैरह सप्लाई होता है, गुजरात भी उसी लाइन पे आता है, सारी चीज़ें वही। उसमें क्या होता है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा कलेक्शन होता है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके अगर 3 टोल टैक्स प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के, एक टोल टैक्स अपना भी बना लिया कि 3 जगह तो टैक्स देंगे ही देंगे, आप एक जगह गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, कि गवर्नमेंट का पर्सनल टैक्स है, बाकी जो रोड बनाया उसका टैक्स। तो उन्हें 20 साल के लिए जैसे दे दिया कि 20 साल के लिए आप टोल टैक्स देंगे, और 20 साल तक जो भी रोड में दिक्कत होगी वो भी आप मेंटेन करते रहेंगे। तो NHAI उस चीज़ को कंट्रोल करती है, और फरवरी 1995 में NHAI ऑपरेशन में आई। अब रोड डेवलपमेंट इन इंडिया, ठीक है। तो नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, फिर प्रधानमंत्री गांव सड़क योजना, ठीक है। ये भी देखा जाए तो पिछले 10 साल से चल रही है इंडिया में। जितने भी छोटे छोटे रोड हैं, गलियां हैं, गांव वगैरह में, वो सारी सड़क बन रही है। फिर रोड डेवलपमेंट प्लान आया है विजन 2021 जिसे बोलते हैं। इसमें यह है कि जितने भी रोड हैं, सिटी वगैरह के रोड, उन्हें कंप्लीट कर देना चाहते हैं पहले कि सारे रोड हो जाए, कोई भी रोड खराब न बचे। और 2025 का जो विजन है इंडिया का, जितने भी गांव के रोड हैं, रूरल रोड मतलब ग्रामीण रोड जितने भी हैं, वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाने चाहिए, कोई भी रोड कच्चा नहीं रहना चाहिए। फिर नागपुर रोड कांग्रेस, ठीक है। ये 20 साल के लिए प्लान आया अपना, जिसमें मैं बता रहा था ना अभी कि जयकार कमेटी ने 20 ईयर प्लान लाए। तो सबसे पहला 20 ईयर प्लान आया 1953 टू 1963। तो इसमें देखो लिख रहा है कि was the attempt to prepare, first attempt to prepare for coordinate road development program in a planned manner। उसके प्लान बनाया गया, प्लान मैनर में पूरा आया कि हम नेशनल हाईवे कैसे बनाएंगे, स्टेट हाईवे कितने बनाएंगे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितने होंगे, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड कितने रोड बनेंगे 20 साल के लिए। तो वही था कमेटी प्लान टू कंस्ट्रक्ट 2 लाख किलोमीटर रोड। 2 लाख किलोमीटर का प्लान आया कि 20 साल में हम 2 लाख किलोमीटर के रोड बनाएंगे। सबसे पहले आया स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। जैसे स्टार पैटर्न मैंने आपको बताया था THE की क्लास में, स्टार पैटर्न था अपना, फिर ग्रिड का रेडियल, उसी तरह से प्लान बनाया। मुझे अपनी कॉलोनियाँ देखते हो तो प्लांट कॉलोनी होती है, प्लांट सिटी होता है, उसमें देखा होगा कि एक ही चौराहे पे आके सारे रोड मिलते हैं। जब पूरी कॉलोनी के तुम किसी भी गली में जाओगे तो उससे मेन रोड पे निकल सकते हो। तो वो ये कि पूरे सारे प्लान वगैरह बने, ग्रिड सिस्टम बना कि एक रोड से शुरू होता है तो उसी रोड से हम पूरी कॉलोनी में पहुँच सकते हैं, ये मेन रोड पे निकल सकते हैं। ठीक है। तो रोड लेंथ इंक्रीज की गई 16 किलोमीटर से 100 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 100 वर्ग किलोमीटर। फिर आया नेक्स्ट अपना बॉम्बे रोड कांग्रेस। नेक्स्ट 20 ईयर प्लान आया 1961 से 1981। इन्होंने क्या किया कि पहले मैंने बोला गया था कि 2 लाख किलोमीटर रोड डेवलप करेंगे, इन्होंने बनाया प्लान अपना 10 लाख किलोमीटर।
कि 10 लाख किलोमीटर, पहले 2 लाख बना लिया, अब हम 10 लाख बढ़ाएंगे, मतलब टोटल 12 लाख किलोमीटर 1981 तक का प्लान बना कि 12 लाख किलोमीटर रोड बनेंगे। फिर इसमें रूरल रोड के लिए दिया कि सबसे पहले रूरल रोड जो अपने सिटी वाले रोड हैं उन सबको साइंटिफिक मेथड में बनाएंगे, मतलब जैसे अपन नॉर्मली कंक्रीट रोड बनेंगे या अच्छे रोड बनाएंगे जल्दी से टूटे ना, इससे हमारा देश अपना डेवलप हो जाए, अच्छी तरह इंडस्ट्री ग्रोथ करें, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े। रोड डेंसिटी को भी बढ़ाया गया कि पहले अपना था 22, अब 3200 स्क्वायर कर दिया। पहले 2200 स्क्वायर किलोमीटर था, अब 32 किलोमीटर टू 100 स्क्वायर किलोमीटर कर दिया। और कंस्ट्रक्शन ऑफ 1600 किलोमीटर ऑफ एक्सप्रेस वे वॉज ऑल्सो देन इंक्लूडेड इन द प्लान। एक 1600 किलोमीटर का एक्सप्रेस वे पे प्लान किया गया कि 1600 किलोमीटर का हम एक्सप्रेस वे भी प्लान बनाएंगे। इसके बाद आया लखनऊ रोड कांग्रेस 1981 टू 2001, थर्ड रोड डेवलपमेंट प्लान है। इसमें बनाया गया कि 12 लाख रोड को अपने 10 लाख तक तो हो ही गया, पर सबसे पहले जो रोड अपना प्लान आया उसमें नागपुर वाले में 2 लाख किलोमीटर बोला गया, 2 लाख प्राय 10 लाख, तो टोटल हो गया 12 लाख। तो इन्होंने बोला कि 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर। अब हम पहले हमने 2 था फिर 10 हुआ, बोले हम 12 लाख किलोमीटर और बनाएंगे 20 साल में, ठीक है। तो फिर इन्होंने अपनी डेंसिटी बढ़ा दी कि हर 100 वर्ग किलोमीटर पे 82 किलोमीटर का रोड होना चाहिए, ठीक है। फिर टारगेट हुआ सेट एज लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे टू बी कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ 7, 8 एंड 9 5 ईयर प्लान पीरियड। सारे जो प्लान वगैरह हैं मतलब सारे रोड वगैरह नेशनल हाईवे जो है वो 7, 8 और 9 के 5 ईयर प्लान में हो जाएंगे। फिर इम्प्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी इन विलेज टाउन दैट नो पार्ट ऑफ कंट्री फर्दर देन 50 किलोमीटर। कोई भी सिटी, कोई भी गांव नेशनल हाईवे जो होगा उससे 50 किलोमीटर दूर ना हो, ये प्लान बनाया गया कि 50 किलोमीटर का जितना भी अपना रोड है 50 किलोमीटर की रेंज। अब जैसे अपना ये नेशनल हाईवे है मथुरा से अपना आगरा से दिल्ली वाला, तो यही है कि इसके 50 किलोमीटर तक जब हम जाएंगे तो एक तो हाईवे होना जरूरी है। और 50 किलोमीटर से मान के चलो कि यहाँ से 50 किलोमीटर अपना नॉर्मली देखा जाए खैर आ जाता है, खैर जेवर टप्पल पलवल, तो फिर वहाँ से भी 50 किलोमीटर दूर पे एक हाईवे होना चाहिए। ये 50 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस ना हो किसी भी गाँव की, किसी भी सिटी की नेशनल हाईवे। एक्सप्रेसवे शुड बी कंस्ट्रक्ट ऑन मेजर ट्रैफिक कॉरिडोर टू प्रोवाइड स्पीडी ट्रैवल। अब क्या होता है कि लोग ताजमहल देखने के लिए बहुत आते हैं फॉरेनर, या अपने कानपुर लखनऊ, जैसे कानपुर लेदर सिटी है, आगे लखनऊ जाते हैं, यूपी की कैपिटल भी है, इलाहाबाद जाते हैं लोग। तो उन्होंने एक्सप्रेस वे को डिजाइन किया है कि हम एक एक्सप्रेस वे बनाते हैं जिससे लोग जल्दी से जल्दी पहुँचे। पहले नॉर्मल अपन जाते थे आगरा से दिल्ली तो 3 से 4 घंटे लग जाते थे, आजकल एक्सप्रेस वे में 2 से 2.5 घंटे में पहुँच जाता है। तो उन्होंने स्पीडी ट्रैवल के लिए एक्सप्रेस वे बनाने शुरू किए जिसमें स्पीड लिमिट को बढ़ा दिया गया कि 100 to 120 किलोमीटर पर आवर चला सकते हैं। फिर एनर्जी कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल क्वालिटी ऑफ रोड्स एंड रोड सेफ्टी मेजर वर आल्सो गिवन ड्यू टू इम्पोर्टेंस इन प्लान। तो उन्होंने इस प्लान में आके बोला कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो जैसे BS3, BS4 था, उन गाड़ियों को चेंज करा जाए, उनके इंजन को रिफाइंड किया जाए जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी हो और एनर्जी का भी कम यूज़ करें, मतलब पेट्रोल डीजल का कम यूज़ हो। रोड सेफ्टी मेजर्स वगैरह की रोड सेफ्टी भी बढ़ जाए, सारी चीज़ें मेजर वगैरह जो रोड सेफ्टी के जो मेजर्स मतलब मानक जो होते हैं वो भी अच्छे किए जाए। ओके, तो ये था लखनऊ रोड कांग्रेस का प्लान। उसके बाद है कि बेसिक ऑफ दिस फॉर्मूले, इसके फॉर्मूले क्या थे बेसिक, कि प्राइमरी रोड सिस्टम था अपना। प्राइमरी रोड सिस्टम में क्या है, एक्सप्रेस वे 2000 किलोमीटर मतलब 2000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे बनाएंगे बेस्ड ऑन सम प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, ठीक है। कि एक प्रोजेक्ट के फॉर्मुलेशन पे हमने 200 किलोमीटर के रोड एक्सप्रेस वे बनाने का डिजाइन, ठीक है। नेशनल हाईवे के लिए क्या करती है कि 100 किलोमीटर का स्क्वायर ग्रिड बनाता है कि 100 किलोमीटर पे वो एक दूसरे से हाईवे मैच मतलब मिल जाए। अगर किसी को जैसे यहाँ से जाना चाहिए, जैसे अपना ईस्टर्न पेरिफेरल वे बनेगा
तो यहाँ से जैसे हम पलवल क्रॉस करते हैं तो हमें वो मिल जाता है कि हमें दिल्ली एंट्री होने की जरूरत नहीं है, हम गाजियाबाद भी जा सकते हैं, उधर से पानीपत भी निकल सकते हैं, इधर से गुड़गांव भी निकल सकते हैं। ठीक है, तो फिर लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन कंट्री, तो लेंथ भी निकाली हमने कि इतने सारे रोड हैं, उससे 50 से डिवाइड करेंगे तो अपना आ गया कि इतने किलोमीटर का तो हाईवे हमारे पास होना चाहिए नेशनल हाईवे। एक सेकेंडरी सिस्टम बनाया वो जिसमें देखा, देखिए नेशनल हाईवे एंड स्टेट हाईवे टू पास थ्रू एवरी टाउन एंड अर्बन एरिया, 3,364 टाउन्स इन अ कंट्री बेस्ड ऑन सेंसस डेटा। 1981 का ही डेटा है, डेटा पुराना है, अभी लेटेस्ट डेटा में सारी चीज़ें बढ़ चुकी हैं। तो ये दोनों डेटा है अपने प्राइमरी और सेकेंडरी सिस्टम। फिर मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और टेरिटरी सिस्टम। टेरिटरी हो गया मतलब स्टेट में, क्योंकि स्टेट में कितने रोड वगैरह होने चाहिए, तो ये सारे प्लान बने कि 3 लाख किलोमीटर तो अपने मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है कंट्री में। फिर टोटल एरिया निकाल दिया हमने उनका कि एरिया स्टेट की, एरिया का स्टेट का कितना एरिया है, और उसमें अपने टोटल कंट्री में कितने रोड हैं, तो हमें पता पड़ जाएगा कि हमारे स्टेट में कितने परसेंट, कितनी यानी कितनी लेंथ है रोड की। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड का देखेंगे जर्नल में। यूजेज देखेंगे, यूजेज ड्यूरिंग सेशन। तो पहले देखेंगे ऑल वेदर रोड्स जो होते हैं। ऑल वेदर रोड मतलब होते हैं कॉन्क्रीट वाले रोड। कुछ रोड इस तरह से होते हैं, देखा होगा तुमने कि पानी बढ़ जाता है, अगर बारिश पड़ रही है तो पानी बहुत भर गया, उन रोड पर गाड़ी चला नहीं सकती। या फिर इस तरह से होता है जंगल वगैरह में रोड होता है, जैसे रेनी सीजन आता है तो जानवर वगैरह रोड पर आते हैं तो दिक्कत है। अपन जैसे ऋषिकेश से जब देहरादून आगे जाते हैं तो रात में रेलवे लाइन बंद कर देते हैं, क्योंकि हाथी जानवर वगैरह रात में आ जाते हैं रेलवे लाइन पर, तो उससे डर रहता है कि रात में कोई ट्रेन नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये हो गया कि इसी तरह से रोड भी डिजाइन होते हैं। आप जैसे अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा जो शेर रहते हैं वो तुम्हारे जिम कॉर्बेट पार्क में रहते हैं, जो अपना उत्तराखंड में। उसमें होता है कि रात में डर रहता है कि शेर वगैरह रोड पे आते हैं, इसलिए रात में वहाँ लोग कम जाते हैं और परमिशन भी कम दी जाती है रात में। ठीक है, सेकेंड है अपना टाइप ऑफ कैरेज वे। पेव्ड होता है मतलब पक्का रोड, तो पक्के रोड होते हैं, और अनपेव्ड होता है कच्चे रोड। ठीक है, तो ये दो तरह से अपना कैरेज वे में आया था कि किस तरह का रोड है। टाइप ऑफ पेमेंट सर्विसिंग। सरफेस रोड मतलब जो सरफेस रोड है अपने जमीन के ऊपर रोड है। ठीक है, एक होता है अनसरफेस, जिनकी सरफेस रेडी नहीं की गई है, अंडरग्राउंड बने हुए रोड है। ठीक है, फिर ट्रैफिक वॉल्यूम से हम इसे क्लासिफिकेशन करते हैं हैवी, मीडियम, लो। ज़्यादा अगर ट्रैफिक है तो हैवी, और सेकेंड है अपना मीडियम, अगर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, मीडियम चल रहा, लो। रोड जो खाली रहते हैं जिन पर ट्रैफिक कम होता है, लो। ठीक है, फिर लोड ट्रांसपोर्टेड। अब इस तरह से वही बता रहा था कि इंडस्ट्री वगैरह ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा लोड सप्लाई होगा, और ज़्यादा रोड ट्रक वगैरह में जा रहा है तो रोड भी खराब होगा। तो उसमें हमने क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 बना रखी है, 3 क्लासेस। उस क्लास से डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सी क्लास का रोड है। अब नागपुर रोड प्लान से, हम नागपुर रोड प्लान में क्या था कि नेशनल हाईवे बनाए NH, स्टेट हाईवे SH, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड MDR, और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड ODR, और विलेज रोड DR। इस तरह से उन्होंने 5 तरह के रोड प्लान किए कि हम ये 5 तरह के रोड हैं हमारे पास, इन 5 तरह को हम रोडों को डेवलप करेंगे। अब लखनऊ रोड प्लान में क्या आया कि रोड एक्सप्रेस वे और नेशनल हाईवे अलग कर दिए। फिर एक्सप्रेस वे के बाद उन्होंने स्टेट हाईवे बनाए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए, फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड बनाए। जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं चीज़ों में तो उन्होंने क्लासीफाई करते जा रहे हैं। आगे अगर हम भी प्लान बनाते हैं तो हम भी सोचेंगे कि आगे विलेज रोड में भी देखेंगे कि कौन से विलेज छोटे हैं, किसकी पॉपुलेशन कम है, कितना लोड आ रहा है। उस हिसाब से आगे भी और भी चीज़ें इसे क्लासीफाई कर सकते हैं। अब तुमने देखा होगा कि जैसे अलीगढ़ से मथुरा सिंगल रोड है, डबल लेन में, फिर भी वो स्टेट हाईवे तो है। आगरा से अलीगढ़ भी स्टेट हाईवे, हमारे बहुत सारे रोड स्टेट हाईवे होते हैं, तो उन्हें अभी डेवलप नहीं किया गया है। तो मतलब कोई कंडीशन भी होती है कि धीरे धीरे चीज़ों को किया जा सकता है, फोर लेन करेंगे, अभी 2 लेन से ही काम कर रहा है वो स्टेट अर्बन रोड में किस तरह से करते हैं। अर्बन रोड का मेन होता है शहरी रोड किस तरह करते हैं, तो आर्टिस्ट रोड होते हैं, फिर आर्टिस्ट कलेक्टर स्ट्रीट, लोकल नॉर्मल वाली कलेक्टर स्ट्रीट जो होगी, जैसे अपने जो DM वगैरह रहते हैं वहाँ के कलेक्टर स्ट्रीट है,
रिटेल रोड हो गए जो अपने नॉर्मल रोड बनाए गए, जो टावर वाले, और आरएटएल रोड हो गए जो कंक्रीट के बने हुए, जो बहुत बढ़िया रोड बनाए गए सिटी के अंदर। रोड पैटर्न जो होते हैं अपना रेक्टेंगल पैटर्न में और ब्लॉक पैटर्न, रेक्टेंगल और ब्लॉक, फिर हेक्सागोनल पैटर्न और रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न में 3 पैटर्न है, स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, स्टार एंड सर्कुलर और स्टार एंड ग्रिड पैटर्न। तो इस तरह से ये 3 अपने रोड पैटर्न है। रेक्टेंगल और ब्लॉक पैटर्न में देखेंगे तो होल एरिया is divided into rectangle blocks or plots with intersecting at right angles। इस तरह से कंप्लीट रोड बनेगा कि हमने पूरा ब्लॉक बना लिया है। अब ब्लॉक बनाने के बाद अब देखो इसी में दे रखा है ना कि किसी भी रोड से किसी भी रोड पर जा सकते हैं। अगर एक जगह पे हमारा घर है उससे मेन रोड पे भी जा सकते हैं, अंदर ब्लॉक में भी घूम सकते हैं। तो ब्लॉक बना दिया पूरा रेक्टेंगल, उसके अंदर हम रह रहे हैं, किसी भी जगह से किसी भी जगह जा सकते हैं। ठीक है, जब प्लांट पूरी कॉलोनी या पूरा सिटी प्लांट बनाते हैं तो उसमें इसी तरह से चीज़ें होती हैं कि हम सारी चीज़ें देख लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ है। अगर मॉल वगैरह है, अपना हॉस्पिटल है, तो उसके आसपास ज़्यादा बिल्डिंग्स ना हो, शोर शराबा ना हो, तो उसी जगह से हम चीज़ है कि यहाँ लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिया जाएगा, या इसी तरह से भाई मॉल वगैरह जहाँ पर शोर रहता है वहाँ भी हटा देते हैं कि वहाँ रहने के लिए रेजिडेंट हाउस नहीं दिए गए। एडवांटेज देख लेते हैं इसके। तो एडवांटेज हो गया था रेक्टेंगुलर प्लॉट may be further divided into small rectangular blocks for construction of building placed back to back, having roads on their front. In this pattern has been adopted for the city road। city road वगैरह के लिए हम यही सारी चीजें मतलब यही प्लान को अडॉप्ट करते हैं नॉर्मली। The main road is provided a direct approach to outside the city। एक मेन रोड प्रोवाइड किया जाता है जो सिटी से बाहर इजीली निकालता है, जैसे बोलते हैं ना बाईपास। तो बाईपास का भी कराया जाता है कि अगर किसी को अंदर सिटी में ट्रैफिक नहीं जाना है, अपना बाहर से बाहर निकलना तो बाहर से बाहर। अब इसमें दे रखा कि लिमिटेशन, इसका क्या ड्रॉबैक है, मतलब इसमें क्या गड़बड़ है। तो सबसे बड़ी गड़बड़ी ये आएगी कि अगर सारे व्हीकल एक दूसरे से जल्दी, अभी होता है कि हम एक रोड से चले, सारे रोड आपस में मिलते हैं, तो क्या होगा अगर किसी आदमी को सीधा जाना है सीधा नहीं आना, तो सारी गाड़ियाँ मिलती रहेंगी आपस में, मतलब ट्रैफिक का लोड बढ़ जाएगा। एक रोड पे से हम भी जा रहे हैं, दूसरे से आ रहा है, तो सर्कल पे आके सारे मिल गए तो सर्कल पर लोड बढ़ गया, तो उससे ट्रैफिक का लोड बढ़ जाता है। ये इसका ड्रॉबैक है। ये अपना स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न, इस तरह से स्टार बनाया। स्टार एंड ब्लॉक पैटर्न में यही है कि बीच में अपना सेंट्रल बिजनेस एरिया रखती है कि सारी चीज़ें यहीं किसी आदमी को काम है तो यहाँ आओ, अपने मॉल वगैरह सारी चीज़ें यहाँ है, शॉपिंग वगैरह करनी, हॉस्पिटल वगैरह लेना, सारी चीज़ें अपनी करिए और अपनी घर जाना। तो एक बीच में स्टार बना दिया, उससे कहीं भी निकल सकते हैं, ये सारी चीज़ें उसी जगह मिल जाएंगी। ये इसके ड्रॉबैक और एडवांटेज दोनों। स्टार एंड सर्कुलर पैटर्न in this system the main radial load reacting from central business area are connected together with consecutive roads। ठीक है, तो बिजनेस एरिया को कनेक्ट करता है आपस में, सारे रोड आपस में मिले रहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका ये प्लान देख लीजिए कि सर्कल में रोड बनाते हैं, बीच में बिजनेस वगैरह के लिए बना दिया, ऑफिस वगैरह, अगर किसी आदमी को सीधा ऑफिस में आना तो आ जाइए, या फिर राउंड मार के अपने को बाहर निकलना तो एक सर्कल में राउंड मारिए, आप रेडियल रोड से बाहर निकल सकते हैं। जैसे ये इसमें दे रखा रिंग रोड, बोलते हैं ना, आगरा में रिंग रोड है, दिल्ली में रिंग रोड है, तो बाहर बाहर एक रिंग टाइप में रोड बना दिया, अगर किसी को काम नहीं है तो बाहर से बाहर निकल सकता है। तो रेडियल स्टार एंड ग्रिड पैटर्न में देखो, इसमें भी ये चीज़ें कर दी है उन्होंने, थोड़ा सा इसे बस इसका यानी सर्कल की जगह रेडियल फॉर्म दे दी है, एक ग्रिड बना दिया है।
अब सर्वे को किस तरह से प्लान करते हैं, सर्विस किस तरह करते हैं इसका, इसमें इधर रखा है कि फैक्ट फाइंडिंग स्टडी कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर। तो साइंटिफिक मैनर में उसका सर्वे किया जाता है। तो सबसे पहले इकोनॉमिक स्टडी देखते हैं कि कितने में रोड बन जाएगा। ये देखा जाएगा कि हमारे पास मटेरियल वगैरह को ज़्यादा दूर से तो नहीं जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें देख ली जाती हैं। फिर फाइनेंशियल स्टडीज देखी जाती हैं कि यहाँ अगर हम रोड बनाते हैं तो इसमें इंडस्ट्री वगैरह को कितना फ़ायदा होगा। ठीक, फिर ट्रैफिक स्टडी की जाती है कि यहाँ अगर नेशनल हाईवे बना रहे हैं तो इसकी ज़रूरत है या नहीं है, यहाँ ज़्यादा लोग यहाँ से जाते हैं या जो पहले वाला रोड है उस रोड पर ट्रैफिक ज़्यादा है या कम है। इंजीनियरिंग स्टडीज की जाती है, सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद सर्वे में फाइनल होता है। डेटा कलेक्ट किए जाते हैं इकोनॉमिकल स्टडीज़ में, फाइनेंशियल स्टडीज़ में, ट्रैफिक एंड रोड स्टडीज़ में और फिर इंजीनियरिंग स्टडीज़ में कैसे कैसे किया गया है। इसे देखो, प्रिपरेशन ऑफ प्लान में जब आते हैं तो प्लान बिफोर फाइनल अलाइनमेंट, प्लान बनाएंगे हम फाइनल करने से पहले। तो सबसे पहले प्लान वन बनेगा, जनरल प्लान एरिया शोइंग द मोस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डिटेल, सारी डिटेल्स के साथ एक जनरल प्लान बनाएंगे। फिर सेकंड प्लान जो बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रुप विद देयर कैटेगरी, पॉपुलेशन के ग्रुप बना लेंगे, किस एरिया में ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है उस हिसाब से कैटेगरी करके एक सेकंड प्लान फिर रेडी होगा। फिर थर्ड प्लान, पहला प्लान तो हमने नॉर्मल सारी डिटेल का बना लिया, फिर दूसरे प्लान में मैं पॉपुलेशन ऐड करी उसमें। थर्ड प्लान जब लाएंगे थर्ड स्टेज में तो उसमें देखेंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अगर यहाँ सारी चीज़ें बन जाती हैं इंडस्ट्री वगैरह को क्या फ़ायदा होगा, किस तरह की क्वांटिटी आएगी। फिर प्लान 4 में आएगा एग्जिस्टिंग नेटवर्क, वहाँ अभी क्या नेटवर्क हैं, आगे हम कौन कौन सी चीज़ें ला सकते हैं डिजायर्ड लाइन में, जो हम चाहते हैं वो किस तरह से चीज़ें आ सकती हैं, तब एक प्लान फाइनल होगा। फिर मास्टर प्लान, अपना प्लान जो बन गया सारा अपना फाइनल हमने कर लिया, अब उसे फिर मास्टर में लाएंगे कि मास्टर प्लान हम किस तरह से करेंगे चीज़ें। फिर टारगेट निकालेंगे कि हमें कितनी पॉपुलेशन पे, कितनी प्रोडक्टिविटी पे कितना प्लान बनाना है। फिर ड्यूरिंग 20 ईयर रोड प्लान, ठीक है, 16, 32, 82 जो हमने अभी जैसे अपना नागपुर रोड प्लान था, फिर अपना आया कोलकाता वाला प्लान, तो उसी तरह हम सारे प्लान्स को अपने देखेंगे कि 16, 32, 82 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर मतलब 100 वर्ग किलोमीटर पे हम कितने रोड बना रहे हैं, ये कितने रोड होने चाहिए। तो वो अपना सिस्टम आ गया, इसी हिसाब से सारे सिस्टम को बनाते जाएंगे और डिजाइन करते जाएंगे। ये देखो कि रोड लेंथ एज पर नागपुर प्लान में किस तरह से निकाली। तो रोड और डेंसिटी की हमारी प्लान में 16 किलोमीटर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो कैटेगरी 1 में नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में तो लेंथ ऑफ रोड निकाला उन्होंने A/8 + B/32 + 1.6n + 8n ब्रैकेट क्लोज + D-R। ये था अपना डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, बी था नॉन एग्रीकल्चर एरिया किलोमीटर स्क्वायर में, एन था नंबर ऑफ टाउन्स एंड विलेज विद पॉपुलेशन रेंज 2001 to 5000। इसका था कि नंबर ऑफ टाउन्स कितने होंगे और गांव कितने, पॉपुलेशन रेंज था 2000 लोग रहते हैं, 500 लोग रहते हैं। डी था नंबर ऑफ टाउन्स विद पॉपुलेशन ओवर 5000, कौन से ऐसे शहर हैं जो 5000 से ऊपर है, तो नंबर ऑफ टाउन इस तरह से आए अपने। डी था अपना डेवलपमेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ रोड लेंथ कैलकुलेटेड फॉर नेक्स्ट 20 ईयर्स। तो क्या किया कि हमने सारे रोड बना दिए, सारी चीज़ें हमने निकाल ली अपनी कितनी लेंथ होनी चाहिए। 15% उस लेंथ का हमने एक्स्ट्रा बनाया कि 20 साल का जो नेक्स्ट प्लान आएगा, 20 ईयर प्लान आएगा, उसमें हम 15% एक्स्ट्रा अभी बना के चलेंगे, ठीक है। आर है अपना एग्जिस्टिंग लेंथ ऑफ रेलवे ट्रैक, कि अभी तक जो रेलवे ट्रैक अपना कितना बना हुआ है, इससे फर्क ये पड़ता है कि हमने किसी एरिया में ट्रेन भी चल रही है और बस भी चल रही है,
तो उससे चीज़ें डिवाइड हो जाती हैं कि आधे लोग ये होता है कि ट्रेन से भी जाते हैं, आधे बस से भी जाते हैं, इससे का ट्रैफिक कम हो जाएगा कि आधे लोग तो ट्रेन में चले गए, आधे बस में चले गए, तो ट्रैफिक रोड पर ट्रैफिक कम हो गया, लोड कम हो गया। तो इस फॉर्मूले से हम नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड तीनों चीज़ों को डिवाइड करके निकालेंगे। फॉर्मूला नोट कर लो और ये सारी चीज़ें भी नोट कर लो जल्दी। कैटेगरी 2 है अपना ये ऑर्डिनरी डिस्ट्रिक्ट रोड या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और विलेज रोड। उसकी लेंथ हमें निकालने के लिए लेंथ ऑफ रोड 0.32 v प्लस 0.8 q प्लस 1.6 p प्लस 3.2 s प्लस d। तो उसमें निकाला v है अपना टोटल नंबर ऑफ विलेज पॉपुलेशन 500 और लेस। v हो गया अपना 50 से कम, 500 से कम गाँव की पॉपुलेशन है वो। q है टोटल नंबर ऑफ विलेज पॉपुलेशन 500 to 1000। p है अपना 1001 to 200 to 2000 और s है अपना 2000 to 5000। d है अपना 15% लाइन जो हम रोड की एस पर बनाएंगे नेक्स्ट 20 ईयर्स में। फॉर्म प्लान आया तो उन्होंने ये सारी चीज़ें निकाल दी ABC करके। तो इस तरह से दोनों का करेक्टराइज करते गए कि किस तरह से चीज़ें बना